अब तो कुछ है ही नहीं बेटे। अब अपने पास एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म कर दो। सर वो तो पहले ही खत्म हो गई। खत्म तो हो गई बेटे, लेकिन एसेट को बेचा नहीं। अभी तो मैंने बैलेंस शीट से खातों में डाला है, अब मैंने बेचा उनको। यहां पर तो केवल और केवल वो खाता बदलता है, बिकता नहीं है। बिकता यहां पर आकर है। अब मैं अपने काम को बंद कर रहा हूं तो मैं अपना सामान बेचूंगा अभी। अब जब सामान बिकेगा सीए साहब तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट्स। अगर एसेट बेचते तो एंट्री क्या थी? एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर सामान बेचो तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन अब मैं एसेट अकाउंट तो खोल नहीं सकता, क्योंकि ये एंट्री आ रही है, इसके बाद एसेट अकाउंट तो ऑलरेडी बंद हो चुके। एसेट अकाउंट कहां जा चुका है? एसेट अकाउंट जा चुका रियलाइजेशन। तो बंद कर बेचते वक्त एंट्री क्या डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब ये हम क्यों लिखते हैं रियलाइजेशन? क्योंकि एसेट ऑलरेडी इसमें मिल गए। रियलाइजेशन में ही एसेट्स है, इसलिए आप यहीं पर अपने पास क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। लायबिलिटियां भी सब कहां चली गई थी? रियलाइजेशन में। इसलिए रियलाइजेशन से अगर हम लायबिलिटीज पे करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी बेसिक एंट्रीज हैं जो हम लोगों को जनरलाइज करनी पड़ती है। अच्छा, अब इनके साथ ही हमारे पास एक नोट आता है। नोट क्या है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट के बारे में सवाल में ना लिखा हो तो हमेशा माने कि वो एसेट रियलाइज नहीं हो रहा। हमेशा मानते हैं कि वो एसेट रियलाइज नहीं हो रहा होगा। ये हमारी एक प्रथा है। प्रथा मतलब जैसे बेटे सभी लोग दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं कि पटाखे क्यों। सबके सब कहते हैं पटाखे चलाओ। होली पे रंग फेंकते हैं, कोई पूछता नहीं होली पे रंग क्यों फेंका जाता है। इसका मतलब हम भी उसी अकॉर्डिंगली चलते हैं। प्रथा है कि अगर एसेट के बारे में लिखा नहीं तो एसेट की रियलाइजेशन निल होगी, और अगर लिखा है तो दिक्कत की बात नहीं। सर लायबिलिटीज के बारे में क्या प्रथा है? लायबिलिटीज के बारे में प्रथा है कि कुछ ना लिखा हो तो माना जाएगा कि फुल पेमेंट करी है। ये हमारी प्रथाएं इंस्टीट्यूट ने बता रखी है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है। सर अगर कुछ खर्चे आ जाएं तो खर्चों की एंट्री क्या बनेगी? बहुत सिंपल बेटे, अगर खर्चे आ जाए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे रियलाइजेशन में ही सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हैं। सर रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉसेस कैसे आ रहे हैं? बेटे जब मैंने एसेट्स महंगे बेचे थे तो मैंने तब भी रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया था, यानी यहीं से मेरे प्रॉफिट की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। इसलिए अगर कोई खर्चे हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि वो खर्चे भी उसी प्रॉफिट के संग एडजस्ट होने चाहिए। इसलिए हम रियलाइजेशन के खर्चे रियलाइजेशन में ही जनरलाइज करेंगे। अगर वो है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वो हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी। और आखिरी में क्या काम रह गया? पैकअप द अकाउंट्स। अब खाते बंद करने हैं। खाते कौन कौन से बंद करने हैं? सबसे पहले बंद करना रियलाइजेशन अकाउंट्स। सबसे पहले बंद करना रियलाइजेशन अकाउंट्स। ये है बेटे, सबसे पहले बंद होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे और उसका डिफरेंस कहां आएगा? उसका डिफरेंस आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बचा है उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि मतलब इतना पैसा पार्टनर्स लेंगे। भाई नफा नुकसान पार्टनर का, और जब बच गया उतना पार्टनर्स पैसा ले लेंगे। जो पार्टनर्स के पास पीछे बचे हुए पैसे होंगे वो अल्टीमेटली ये पैसे इन लोगों के पास चले जाएंगे, वो हमने अपने पास यहां डिस्ट्रीब्यूट कराना है। सर ये क्या लिखा है? अवेलेबल कैश विल बी गिवन, इधर दिखाओ। अवेलेबल कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन फाइनल बैलेंस रेशियो। बेटे ये पॉइंट अभी डिस्कस करना है कि फाइनल बैलेंस रेशियो क्या होती है। किसी समस्या के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है। एक बहुत सिंपल सा और छोटा कॉन्सेप्ट था, ये हमने सबसे पहले समाप्त किया। हमने कहा सबसे पहले तो इसी को बताएंगे, अब मैं इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। सर इसके ऊपर सवाल, बेटे वो सवाल सारे के सारे सीए के इंस्टीट्यूट के होंगे, बड़े बड़े सवाल होंगे, घबराने की कोई बात नहीं। सिंपल क्वेश्चन ही समझ लो आप, हमारे लिए सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं। पेज नंबर आ जाइए 245, पेज नंबर 245 फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 245। कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है आज, क्या कारण है? चलो अब एक भी बुक नहीं है, बताओ, हद हो गई। चलो
क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 245। अब जिनके पास किताबें नहीं है वो सिर्फ सुनकर गुजारा करेंगे। और बेटे जीवन में क्या होता है कि जब कुछ नहीं होता तब भी उससे गुजारा करना पड़े, यही जीवन में आपने सीखना है। चलो, कई बच्चे आज बिना किताब के पढ़ रहे हैं, ठीक। राम, रहीम, एंथनी, 3 आदमी हैं। वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सर ये क्या है 3:2:1? हाँ, 1/2, 1/3, 1/6 के अंदर कॉमन बेस ले लीजिए। 6 का कॉमन बेस लेंगे तो 3:2:1 की रेशियो हो गई। 3 पार्टनर थे, कितने बढ़िया और सुंदर नाम है सबके, राम, रहीम, एंथनी, और इनकी रेशियो थी 1, 2, 3, नहीं 3, 2, 1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31/3/1998। उन्होंने अपना काम 31/3/1998 को बंद कर दिया। ओहो, काम बंद कर दिया। When the balance sheet of the firm appeared as follows, उस दिन बैलेंस शीट इस प्रकार से थी। बेटे उन्होंने जैसे ही कहा ना कि उन्होंने अपना काम बंद कर दिया तो उन्हें किताबें बंद करनी पड़ेंगी। और किताबों का मतलब क्या, बैलेंस शीट बंद करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में क्या क्या है, गुडविल, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कमीशन रिसीवेबल, कैश इन हैंड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी एसेट होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म का होता है, जो पार्टनर्स बेसिकली अपना इंश्योरेंस कराते हैं, उसका एक एसेट होता है। इस पर हमारा 16 में से एक कॉन्सेप्ट इसका भी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, लोन फ्रॉम मिसेज राम, कैपिटल, राम, रहीम, एंथनी। फॉलोइंग डिटेल्स आर रेलेवेंट फॉर डिसोल्यूशन। ये उन्होंने आपको बातें और बताई हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹230 to 500। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने 232,500 की रियलाइज करा ली। राम टुक ओवर गुडविल एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹9 लाख। राम ने अपने यहां पर गुडविल बेच दी, प्लांट एंड मशीनरी ने टेक ओवर कर ली 9 लाख रुपए के अंदर। राम ऑल्सो एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन फ्रॉम मिसेज राम। राम ने अपना बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे कर दिया और लोन फ्रॉम मिसेज राम भी पे कर दिया। फर्नीचर एंड स्टॉक वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन राम एंड रहीम एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹3,60,000। हमने अपने पास जितना भी फर्नीचर और स्टॉक था हमने उसे भी इक्वली डिवाइड करा दिया राम और रहीम के बीच में। किस रेशो में, इक्वल रेशो में। डेटर्स वर असाइन्ड टू फर्म्स क्रेडिटर्स इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ड्यूज। सारे के सारे डेटर्स जो थे वो क्रेडिटर्स के पास चले गए। कमीशन रिसीवेबल वॉज रिसीव्ड इन टाइम। हमने कमीशन को रिसीव कर लिया इन टाइम। अ बिल डिस्काउंटेड वॉज सब्सिक्वेंटली रिटर्न डिसऑनर्ड एंड प्रूव्ड वैल्यूलेस। एक बिल था जो डिसऑनर हो गया और वो बिल्कुल बेकार हो गया। ₹30,750 इंक्लूडिंग 500 एज नोटिंग चार्जेस, जिस पर 500 रुपए का कुछ खर्चा भी हुआ। चलो, राम पेड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹18,000। एंथनी एग्रीड टू रिसीव 1,50,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द फर्म। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट्स रिलेटिंग टू क्लोजिंग ऑफ बुक्स। कहता है मुझे क्या करके दिखाना है, बुक्स क्लोज करके दिखानी है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म बंद होती है तो कहता है जी आपको बुक्स के अंदर क्लोज करके दिखानी है। बेटे अंडरलाइन करें, जब उसने कहा क्लोजिंग तो इसका मतलब यहां से पता चलता है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगना है। ये मत सोचना कि ये चैप्टर डिसोल्यूशन का है, क्लोज करना है। ऐसा भी होगा बाद में कि डिसोल्यूशन तो होगा लेकिन किताबें बंद नहीं होंगी। इसलिए बेटे ध्यान ये दे कि वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मुझे किताबें बंद करनी है, तो बेटे अपना औजार निकालो और किताबें बंद करने की एंट्रियां डालिए। इसका मतलब ये कि हम लोग अपने पास अपनी एंट्रीज जनरलाइज करते हैं, जैसी होनी चाहिए उसी प्रकार से। आइए मेरे साथ साथ अब जरा फटाफट से इसको क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी बैलेंस शीट की सभी चीजों को कहीं ना कहीं पर डालना है। कितने पर डालना है,
उतनी ही वैल्यू पर डालना है जितनी वैल्यू पर ऑलरेडी बुक्स में आ रहे हैं। एक बच्चे ने कहा, सर हम रियलाइजेशन अकाउंट ही क्यों बनाते हैं? बेटे ये ट्रांजिशनल अकाउंट होता है, टेम्पररी खाता होता है जो कुछ देर के लिए बनाया जाता है। तो ये नाम से पता चलता है कि हम लोग अपने एसेट्स या लायबिलिटीज को बेचने के लिए खाता बनाते हैं, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड अकाउंट अलग बनाओ, बिल्डिंग अकाउंट अलग बनाओ, मशीन अकाउंट अलग बनाओ, स्टॉक अकाउंट अलग बनाओ। तो हम उन सब खातों को जोड़ करके एक खाता बना लेते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट कई सारे खातों का समूह हो जाता है। अगर बच्चे ने पूछा, सर ना लिखा हो कि किसी एसेट की वैल्यू कितनी है, जीएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी है, तो 0, हमारे को बात खत्म। हमें उससे चिंता नहीं है कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा उसकी वैल्यू 0 मानेंगे। आइए मेरे साथ साथ वैसे इस सवाल में लिखा हुआ है,